जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। As you know कि I was sharing with you the summary of book 21 Lessons for 21st Century by युval नोह हरारी। और कुछ वर्क कमिटमेंट की वजह से वो काम मैंने स्टॉप कर दिया था बीच में, लेकिन अब मैंने इसको फिर दोबारा से रिज्यूम किया एंड इट वुड बी इन ए रिफाइंड फॉर्म। सो आप देख सकते हैं कि इसका बिल्कुल जो फर्स्ट चैप्टर का जो बिल्कुल पहला वाला टॉपिक है वो आपको मेरी जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो ये मैं फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है फ्रॉम किलिंग मॉस्किटोज टू किलिंग थॉट्स मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। लेट्स बिगिन नाउ। ओके, तो यहाँ पे युval नोह हरारी की बात कर रहे हैं। मैंने असल में उस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो मैंने यहाँ कॉपी की है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी साथ साथ, और ये होगा कि इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आपको आपके सामने मैंने वहाँ से जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं वो कॉपी करके यहाँ पे आपके सामने शेयर कर रही हूँ। यहीं से आप अगर आप सीसेस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, और वो जो है आप उसको देख के अपने जो भी आपको लगता है कि कहाँ-कहाँ ये फिट होती हैं चीज़ें, क्योंकि बुक की समरी से मैंने ये स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि जो एक समरी होती है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लग जाती है कहीं न कहीं। तो ये जो है अब आपने खुद देखना है कि ये आप कहाँ-कहाँ फिट कर सकते हैं, ऐसे में पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, या और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ-जहाँ ये शेयर होता है, आप जो है इसको इंसर्ट कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है? सो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो लेट्स बिगिन नाउ। ओके, फर्स्ट चैप्टर के सेकंड टॉपिक में युval नोह हरारी ने ये बात कही है कि इट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू डील विद द ऑनगोइंग रेवोल्यूशंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर युval नोह हरारी इज सेइंग कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की का जो इनकलाब है वो एक बड़े पैमाने पे आ रहा है, और यूँ लग रहा है कि लोगों के लिए मुश्किल होगा इस इन 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 इनकलाबात से निपटना जो है वो लोगों के लिए मुश्किल होगा। The democratic system is still struggling to understand what hit it and is hardly equipped to deal with the next shocks, such as the rise of artificial intelligence and the blockchain revolution. So here the author states कि अभी तक डेमोक्रेटिक सिस्टम के ही मसले चल रहे थे कि अब नेक्स्ट शॉक्स जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन है, अब इस तरह के मसले आ गए, अब समझ नहीं आ रहा कि अब इनसे कैसे जो है निपटा जाएगा। Governments might therefore need to invent entirely new taxes, perhaps a tax on information, which will be both the most important asset in the economy and the only thing exchanged in numerous transactions. अब जो है ये भी ऑथर बात कर रहे हैं कि हुकूमतों के लिए मुश्किल होगा कि वो टैक्स किस पे लगाए और किस पे ना लगाए। आने वाले वक्तों में ऐसे लग रहा है कि टैक्स इंफॉर्मेशन पे लगेगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट समझा जाएगा। और यूँ लग रहा है कि जो डॉलर है उसमें ट्रांज़ैक्शन वगैरह नहीं होगी, क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन वगैरह के ज़रिए ट्रांज़ैक्शंस हुआ करेंगी। Next, the author states that even more importantly, the twin revolutions in infotech and biotech could restructure not just economies and societies, but our very bodies and minds. तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो बायोटेक और इंफोटेक का जो इनकलाब है, वो सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, हमारे अंदर की दुनिया पर भी इफ़ेक्ट करेगा। In the coming century, biotech and infotech will give us the power to manipulate the world inside us and reshape ourselves. But because we don't understand the complexity of our own minds, the changes we will make might upset our mental system to such an extent that it too might break down. Here, युval नोह हरारी स्टेट्स के आने वाली सदी में बायोटेक और इंफोटेक जो है वो हमें इस कदर हमें ताकत दे देगा कि हम जो अपने अंदर की दुनिया है उसको भी हम रीशेप कर सकेंगे। यानी जो इंसान को ख्यालात आते हैं उस पर भी हमारा अबूर होगा, और ऐन मुमकिन है कि हम अपने एजिंग प्रोसेस को भी जो है वो कंट्रोल कर सकें। The revolutions in biotech and infotech are made by engineers, entrepreneurs, and scientists who are hardly aware of the political implications of their decisions and who certainly don't represent anyone. यानी कि आगे जाके हम देखेंगे कि
जो रेवोल्यूशंस जो हम आ रहे हैं बायोटेक और इंफोटेक में, ये इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड साइंटिस्ट के नाम होंगे। और ये वो लोग होंगे जिनको कोई कोई सियासत की खास समझ बूझ नहीं होगी, लेकिन वो जो उनके कारनामे जो वो सर अंजाम देंगे वो जो है सियासत पर इफेक्ट करेंगे। और मजे की बात यह है कि ये किसी को रिप्रेजेंट भी नहीं करेंगे। यानी ये जो इनकलाब है ये सियासत पे ऐसा असर डालेगा कि इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड साइंटिस्ट ये वो लोग होंगे जो कि इलेक्टेड तो नहीं होंगे, लेकिन इनकी पॉलिसीज जो ये बायोटेक और इंफोटेक में लेके आएंगे वो पूरी दुनिया पे असर करेगी, खास तौर पर आपके ये पॉलिटिकल सिस्टम पर। Ordinary people may not understand artificial intelligence and biotechnology, but they can sense that the future is passing them by. अब जो आम बंदा है जिसको कुछ नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन वो भी उसको भी अब देख के लग रहा है कि कुछ होने वाला है आगे। Lots of mysterious words are bandied around excitedly in TED Talks, government think tanks, and high-tech conferences. Globalization, blockchain, genetic engineering, artificial intelligence, machine learning, and common people may well suspect that none of these words are about them. यानी कि जो टेड टॉक्स वगैरह होती हैं, या जो गवर्नमेंट के थिंक टैंक्स जो आपस में बात करते हैं, या जो हाईटेक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिन पर टॉपिक्स कौन कौन से डिस्कस होते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ब्लॉकचेन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। अब ये इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो कि हर आम बंदे को नहीं पता कि ये क्या है, क्योंकि आईटी टेक से रेलेवेंट ये चीजें हैं मोस्टली। तो जो कॉमन बंदा है वो इन सारे मामला से अलग ही हो गया है, इसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में सही तरीके से। Perhaps in the 21st century, populist revolts will be staged not against an economic elite that exploits people, but against an economic elite that does not need them anymore. यानी एक वक्त था कि जो लोग थे, जो हमारे जो ऊपर वाला तबका है, वो पावर में आने के लिए एक रिवॉल्ट करता था। लेकिन अब यूं लग रहा है कि 21st सेंचुरी में जो पॉपुलिस्ट जो रिवॉल्ट्स हैं वो किसी एक बड़े एक इकोनॉमिक एलीट के अगेंस्ट नहीं होंगे जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन उस इकोनॉमिक एलीट के अगेंस्ट होंगे जिसको किसी की जिसको मतलब उन उन लोगों की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। यानी इन शॉर्ट ये बात कहने जा रहे हैं जुबान हुरारी कि एक टाइम था कि जो एक इनकलाब आता था, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो एलीट लोग हैं, वो चाहते थे कि हम पावर में हैं। वो तो आ गए इनकलाब से, जैसे भी वॉर के जरिए या जो भी करके, ठीक है, वो आगे ऊपर। और फिर पॉपुलिज्म जो आम शख्स, जो आम लोग थे, वो रिवॉल्ट करते थे कि जो उस माफिया के अगेंस्ट जो ऊपर इकोनॉमिक एलीट जो बैठती थी, ये सोच रही कि ये लोगों का इस्तेसाल करें। लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि जो अब आम लोग हैं वो किसी इकोनॉमिक एलीट के अगेंस्ट रिवॉल्ट नहीं करेंगे, किसी भी इकोनॉमिक एलीट के अगेंस्ट रिवॉल्ट नहीं करेंगे, दैट डज नॉट नीड देम एनीमोर। यानी कि उनको अब कोई इकोनॉमिक एलीट नहीं बैठी हुई ऊपर जो उनको एक्सप्लॉइट करेगी। अब एक ऐसा इनकलाब होगा कि उनको कुछ समझ भी नहीं होगा कि इनकलाब बेसिकली हो किसके अगेंस्ट रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ओवरवेलम हो जाएगी। यानी इकोनॉमिक एलीट इस्तेसाल नहीं करेगी, आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है वो जो है काम बंदे का इस्तेमाल करेगी। ठीक है। तो ये तो था ये पार्ट चैप्टर 1 का। और मजीद अगर आपने मेरी वीडियोस को सुनना है, शॉर्ट शॉर्ट में इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि बनाऊं, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू सो मच।